को तैयार नहीं नहीं, मेरी कमी ना देखें, मेरे कहने पे ना चलें, मेरी जहनियत पे ना चलें, बल्कि वो अपनी मॉरलिटी, अपनी नैतिकता। वही सवाल है मेरा कि क्या ऐसा एक ग्राउंड तैयार हो रहा है क्या? मैं कह तो रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं नहीं मानता कि कोई इंसान इसको तैयार कर सकता है। जब तक शिक्षा नहीं आएगी परिवर्तन नहीं आएगा। मैं इस पर मेरा निश्चित राय है। इस जकड़न की वजह कहाँ देखते हैं आप? अगर ये जकड़न है, अगर ये कट्टरपंथ है, अशिक्षा, कितनी बार आपको कहूँ, अशिक्षा, अगर इसे बदलना है तो शिक्षा ही एक माध्यम है, दूसरा कोई माध्यम नहीं। गृह मंत्रालय ने संसद में, लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही है कि पश्चिम बंगाल में जो मदरसे चल रहे हैं वहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, और ऐसी ही एक बात बहुत अरसे से कही जाती रही है कि मदरसे दरअसल आतंक का अड्डा बन गए हैं। इस पर आपका टेक क्या है? नहीं, मैं आतंक का अड्डा तो नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप उसे देख लें। सुहेल अब्बास एक पाकिस्तानी हैं, पेरिस में ट्रेंड हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। उन्होंने 500 उन लोगों का जिनको अफ़गान सरकार ने गिरफ्तार किया था, पाकिस्तानी थे, और बात को उन्हें पाकिस्तानी सरकार को सौंपा। उनकी पूरी किताब है और ये पाकिस्तान में छपी है, हिंदुस्तान में भी नहीं छपी है। और सुहेल अब्बास ने उन 500 के 500 लोगों को हर एक को इंटरव्यू किया है, और वो उनका कंक्लूजन ये है कि इसमें से 90% लोग डायरेक्ट देवबंदी मदरसों की प्रोडक्ट, और 10% वो हैं जो उनके सिंपैथाइजर। मैं तो पहले क्या बंद कर दिया जाए क्या? नहीं, तरीका क्या लगता है? बंद नहीं करने की जरूरत नहीं है, बंद करने की जरूरत नहीं है। ये बंद करना लोकतांत्रिक तरीका नहीं होता। आप ऑल्टरनेटिव शिक्षा की व्यवस्था दीजिए। वेस्टर्न यूपी का आदमी अपने बच्चे को मदरसे, पैसा देता है मदरसे को, बच्चे को क्यों नहीं भेजता मदरसे में? आप ऑल्टरनेटिव शिक्षा के, चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इच्छा शक्ति देखते हैं क्या? इच्छा शक्ति छोड़िए ना, अपनी कमी को भी हमें देखना चाहिए ना। मेरा गांव गंगा के किनारे है, बुलंदशहर जिले में। 7 किलोमीटर दूर बच्चियां साइकिल चला के 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 12वीं का कॉलेज 7 किलोमीटर पे है, और 12वीं के बाद जो वो जाती हैं कम से कम 22-23 किलोमीटर दूर है कॉलेज, लेकिन बस से जाती हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर हम ये मानते हैं कि 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर पोलिंग बूथ होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यानी कि सीधे सीधे नेतृत्व पर सवाल है ना, राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल है। पर नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी। मैं राजनीतिक नेतृत्व की ही बात कर रही हूं। ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर डिग्री कॉलेज होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। आप बजाय बंद करने का गैर लोकतांत्रिक तरीके, मैं तो ये मानता हूँ लोकतंत्र में आपको इसका भी अधिकार है कि आप बिला वजह की बातें कहें, रोकिए मत किसी को। ऑल्टरनेटिव व्यवस्था क्रिएट कीजिए, और फिर ये देखिए कि वहां जाएगा बच्चा या यहाँ आएगा। आज ईस्टर्न यूपी के बच्चे के पास और बिहार के बच्चे के पास चॉइस ये नहीं है कि वो प्रॉपर स्कूल जो है उसमें जाए या मदरसे में जाए। वो इतने गरीब आदमी का बच्चा है कि उसको जाके बताया जाता है कि भाई अपने बच्चे को हमारे यहाँ भेज दो, हम इसको साल में 4 जोड़ी कपड़े देंगे, 100 रुपये महीना देंगे, चूँकि चंदा बहुत आता है, इसी आधार पर मिलता है चंदा कि कितने बच्चे आपके यहाँ हैं, उसी आधार पर चंदा मिलता है। तो वो उसको चलाते हैं, उन इदारों को इस तादाद बढ़ाना चाहते हैं ताकि चंदा ज़्यादा मिले। ये जो आदमी भेजता है अपने बच्चे को, ये इसलिए भेजता है कि उसके सामने विकल्प 2 ही हैं, या तो मदरसा एजुकेशन या अशिक्षा। तो ये कंक्लूजन सही नहीं है। मेरा बस इतना सा सवाल है आपसे, आपने कहा ये सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन 5 साल की मुकम्मल सरकार नरेंद्र मोदी भी चला चुके हैं। अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस में इच्छा शक्ति की कमी थी, कांग्रेस ने ठीक नहीं किया, तो 5 साल की सरकार तो नरेंद्र मोदी भी चला चुके हैं। मैंने तो कहा ही नहीं कि कांग्रेस में इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति तो तब होती है जब पहले आप समस्या का संज्ञान लें। यहाँ तो कोई समस्या का संज्ञान ही नहीं है, वहां पर संज्ञान नहीं। लेकिन ये कहना कि कुछ नहीं हुआ है, ये गलत है, ये सही नहीं जी। मत भूलिए कि 2014 के बाद से आप कह रहे हैं। नहीं, मैं 47 से कह रहा हूँ, ये गलत है कि कुछ नहीं हुआ है। जो हमें ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया गया है, और
2014 से अब लोगों के अंदर भूख शिक्षा के लिए चेतना बड़ी पैदा हो गई। और मैं ये मानता हूँ कि मामूली उपलब्धियां नहीं है पिछले 5 साल की भी, और मामूली उपलब्धियां नहीं हैं 47 के बाद की भी, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। मगर हम साथ में हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि जो हमारा बजट है शिक्षा के लिए, हमें उससे ज्यादा की जरूरत। पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का परचम लहरा देना और इस्लाम को इस तौर पे बदनाम करना, ये कहीं से तो आता होगा ना। ये हिंसा की आप अगर परसेंटेज में भी देखेंगे, घटनाओं के तौर पर भी देखेंगे, तो पूरी दुनिया, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, पाकिस्तान मैं तक। तो इतने दिन से सर मार रहा हूँ और आपके सवाल के जवाब में कितनी दफा बता चुका। जिहाद पे जो कुछ पढ़ा रहे हैं ये पढ़ा है। कुरान मिसाल के तौर पर कुरान ये कहता है, मुझे नहीं कह रहा, एक साधारण आस्थावान को नहीं कह रहा, प्रॉफिट को कह रहा है। वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्दे कुल्लुहुम जमीआ। हम अगर चाहते तो जितने इंसान हैं वो सब एक आस्था के होते, वो सब ईमान वाले होते। अफा अंता तुकरिहुन नासा हत्ता यकुनु मुमिनीन। तो क्या तुम उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करोगे कि वो एक मत के हो जाए? कुरान इसको मना कर रहा है। और देवबंद में क्या पढ़ाया जा रहा है? वो कह रहे हैं शरीयत में, शरीयत मतलब इस्लामी कानून में, जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल न करे उससे जंग करने को कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल टोटल डिस्टॉर्शन है। कौन इसको स्वीकार कर लेगा? लेकिन वो बच्चा जिसका मैंने जिक्र किया आपसे कि जो आता है वो जिस बैकग्राउंड का होता है, उसका एक्सपोजर कोई और नहीं होता, उसके दिमाग में ये पक्का बैठ जाता है। भाई कोई अच्छे परिवारों के लड़के तो नहीं जाते ना जिहाद करने के लिए। जाता कौन है? ज़्यादातर तो वही जाते हैं ना जो विकसित, जिनका मस्तिष्क विकसित नहीं होता। कौन जाएगा? और वो मस्तिष्क विकसित ना हो, उसका एक ही तरीका कि उसको कुएं का मेंढक बना दो। तो ये कुएं के मेंढक बनाने का सिलसिला है। 2011 में मेरी किताब पब्लिश हुई है जिसमें मैंने ये देवबंद में जो पढ़ाया जाता है ये उसमें लेख है और उसका हेडिंग है साइलेंस ऑफ देवबंद लैम्प्स। ये पढ़ाया जा रहा है। मैं उन्हें खत लिखता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ भाई इसको अगर आपको पढ़ाना ही है तो इसको इस्लाम मुस्लिम लॉ कह के मत पढ़ाइए, इसको मुस्लिम लॉ का इतिहास कह के पढ़ाइए। वो मुझे जवाब भी नहीं देते, साइलेंस। तो मेरा जो आर्टिकल छपता है उस पर अखबार वालों ने उस पर वो लगा दिया, हेडिंग लगा दिया साइलेंस। मैंने नहीं लगाया था, मैंने तो आर्टिकल लिखा था, उन्होंने लगा दिया साइलेंस ऑफ देवबंद लैम्प्स। तो इसीलिए तो लगाया वो हेडिंग। कब लिखा है वो आर्टिकल? कितने साल हो गए? तकरीबन 8-9 साल हो गए। मुस्लिम समुदाय में भी क्या अब आपको वो चेतना नजर आती है? क्या आपको बेहतरी नजर आती है? क्या जब से आप ये काम कर रहे हैं तकरीबन 35-40 सालों से, तब से और अब में कोई फर्क नजर आता है? लगता है ये लोग बदलने के लिए, ये लोग सुधरने के लिए तैयार हैं? मैं आपको बता चुका कि बहुत पानी बह चुका जमुना में। 1986 में वो लोग भी जो मुझसे सहमत थे, मेरे रेजिग्नेशन के बाद मेरे घर आते थे, मुझे मशवरा देते थे कि आप अब बोलना बंद कर दीजिए, ये लोग आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। परिवर्तन इतना ज़्यादा आया है कि आज अगर मैं ना भी बोलूं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई पुरुष न बोले तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, ये मुस्लिम महिलाओं ने लड़ाई लड़ी। उन महिलाओं ने लड़ाई लड़ी जिनके पास, मैंने आर्ग्यू किया है वहाँ पर और मुझे पूरा मालूम है। और एक वो नौजवान वकील हैं जिन्होंने इनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे, उसने कागज़ के भी पैसे नहीं लिए इनसे। इनके पास वकील की फीस तो छोड़िए, कागज़ के लिए पैसे देने को नहीं थे। और फिर उन्होंने कामयाबी से लड़ाई लड़ी। तो बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत ज़्यादा। एक भी पुरुष आज न बोले तो भी ये लड़ाई कामयाब हो। 5 साल का जो वक्फा रहा है नरेंद्र मोदी का, उसके आधार पर आने वाले समय को कैसे देखते हैं? नहीं करूंगा, लेकिन इस 5 साल के वक्फे में नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आग्रह को मानकर वो काम कर दिया जिसके लिए हम पिछले 33 साल से
से जूझ रहे थे। इसलिए बहुत ही मन में कृतज्ञता है उनके प्रति, लेकिन बाकी आकलन में नहीं करूँगा। बहुत बेबाकी के साथ, बहुत बेबाक अंदाज में, जो कि उनका अंदाज है भी, जिस तरीके से वो हमेशा बोलते रहे हैं उसी तरीके से आज भी उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन हाँ, सबसे आखिर में जो बात कही है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस चीज़ के लिए जूझ रहे थे, मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, लेकिन हाँ, कुदरत ने उन्हें उस समुदाय में पैदा किया है और इसीलिए जिस चीज़ की मांग वो कर रहे थे, जो वो चाहते थे इस समुदाय की बेहतरी के लिए, वो अगर इस सरकार ने किया है तो वो इसको लेकर कृतज्ञ हैं। बेहद शुक्रिया आरिफ साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और समय देने।